नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख़याल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्ख़ियाँ बनती हैं। न सिर्फ़ सुर्ख़ियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज़ में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि हमारे पास ऐसी खबरें हैं जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह कतर में फीफा वर्ल्ड कप गैर मामूली यानी हैरतअंगेज़ तौर पर नताइज वहाँ बरामद हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप तेलंगाना में देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह इंतखाबी सियासत यहाँ पर खेली जा रही है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि किस तरह इनकम टैक्स और ईडी के दावों का सिलसिला जारी है तेलंगाना में और किसे निशाना बनाया जा रहा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं और कौन क्या निशाना ये बना रहा है इस बारे में भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन ये किसके इशारे पर हो रहा है ये भी मैं समझता हूं कि आप वाकिफ हैं। अगर आप वाकिफ नहीं है तो हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए वाकिफ करवाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको हमारे पास खबरें हैं तेलंगाना की और फीफा वर्ल्ड कप से मुतालिक भी खबरें हैं और अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हो रहा है और आजम खान के साथ क्या क्या नाइंसाफियां हो रही है उस ताल्लुक से भी हम आपके लिए खबरें ले आए हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं तेलंगाना और तेलंगाना में आप देखेंगे कि किस तरह इनकम टैक्स और ईडी के दावे जारी है और खास तौर पर रियासती जो वज़रा है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी के कॉलेजेस पर, तालीमी इदारों पर, उनके रिश्तेदारों के घरों पर और उनके दामाद यानी बेटी वगैरह के मकानात और दफातर पर भी जबरदस्त दावे किए गए हैं और इन दावों में बताया जाता है कि सिर्फ मल्ला रेड्डी के दामाद के घर पर दावे के नतीजे में 4 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और दूसरी तरफ टीआरएस के जो कायदीन हैं उन लोगों ने भी अब कह दिया है कि वो भी चौकस हो गए हैं और वो इस इंतकामी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है और इसके लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। एक और भी इत्तला ये आ रही है कि कविता ने वाज़ेह तौर पर कहा कि बीजेपी वाले राम राम जपते हैं लेकिन उनके जो काम है वो नफरत की सौदागरी है और नफरत का प्रचार करते हैं। इस तरह की बात कविता ने कही है। तो बहरहाल जहां तक ये दावों का ताल्लुक है तो ऐसा लगता है कि बीजेपी जिसके बारे में अपोजिशन जमातों ने कहा है कि वो इंतखामी कार्रवाई के जरिए और सियासी ब्लैकमेलिंग के जरिए मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के कायदीन को रागिब करने, उनको लालच देने, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करती है, वही कोशिश अब तेलंगाना में कर रही है और तेलंगाना में केसीआर हुकूमत को तोड़ना उसका अहम मकसद है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और इंचार्ज है तेलंगाना के संतोष वो भी लापता हैं। इस तरह की इत्तलात भी आ रही हैं। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि सज्जा साहब हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, तो हम चलते हैं सज्जा साहब से और पूछते हैं कि आखिर कब तक ये सियासत चलेगी, इस तरह की गंदी सियासत का सिलसिला कब खत्म होने वाला है। ये बिल्कुल देखिए आपने यकीनन आपने जो सियासत को प्रागंदा होते देखा है वो हर गुज़रते वक्त के साथ जो है इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। सियासत बहुत ज़्यादा आलूदा हो गई है, गंदगी की इंतहा को पहुंच गई है, ये हम देख रहे हैं और ये हुआ है बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद। जिस बीजेपी ने बार बार ये दावा किया था कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे, यकीनन बीजेपी 70 साल में जो नहीं हुआ वो करके दिखा रही है। हुकूमतें तोड़ना, एमएलएस ख़रीदना करप्शन का जो है बेतहाशा इस्तेमाल आप देख रहे हैं कि सरकारी इमलाक बेची जा रही हैं और सरमायाकारों, सनतकारों को जो है अंधाधुंध मराहत दी जा रही हैं और फिर हम देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं और जो है जो सनतें हैं जो पब्लिक लिमिटेड सनतें हैं वो तक जो है बेची जा रही हैं। हुकूमत ने जो 70 साल में नहीं हुआ था वो मोदी सरकार ने 10 साल में कर दिखाया है। मोदी ने एक ज़माने में जब वो नए नए इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कमेंट किया था कि हम गुजराती हैं, हम मुफ्त में लेना खूब जानते हैं, हम देते नहीं मुफ्त में काम लेते हैं। तो ऐसा मालूम हो रहा है कि बीजेपी अब मुफ्त में आवाम पे जो बोझ डाल रही है, आवाम को मुफ्त में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये काम तो पब्लिक के साथ हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी हुकूमतों को तोड़ने के लिए पैसे का बेदरीग इस्तेमाल कर रही है। मतलब है कि आपने जिन लोगों को मुफ्त की काम में लगाया हुआ है
और लोगों से जो पैसा आपने मुफ्त में जो पैसा बचाया हुआ है, उस पैसे को आप जो है बेदरीग सियासत को प्रागंदा करने में आप लगा रहे हैं। कभी जो है हुकूमतें आपके पास मिसालें हैं, कर्नाटक की हुकूमत आपके पास मिसाल है, मध्य प्रदेश की हुकूमत आपके पास मिसाल है, महाराष्ट्र की हुकूमत आपके पास मिसाल है, राजस्थान में भी जो है हुकूमत को तोड़ने की कोशिशें हुई हैं, उसकी भी मिसालें आपके पास हैं। और फिर आप गोवा की हुकूमत भी आपके पास मिसाल है, साबिक में कैसे गोवा की हुकूमत जो है तोड़ी गई थी। और फिर तेलंगाना में भी ये कोशिशें हो चुकी हैं, ये आप बखूबी जानते हैं, मनुगुड़ा से पहले, इलेक्शन से पहले। फिर उसके बाद जब यहाँ की हुकूमत ने, मतलब एक टीआरएस ने, यहाँ की एक जो इलाकाई सियासी जमात थी, इस सियासी जमात ने बीजेपी के साथ दो दो हाथ लेने शुरू किए, तो फिर बीजेपी ने पैंतरा बदला। हम देख रहे हैं कि उसके बाद से ही रियासत में अजीब-व-गरीब किस्म के हालात आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे जो है ईडी का बेदरीक इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकम टैक्स का बेदरीक इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने तो खुलेआम कहा है, राहुल गांधी ने खुलेआम कहा है कि आपका बस नहीं चलता है अपोजिशन को डराने के लिए, अपोजिशन के कायदीन को डराने के लिए आप आईनी इदारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई का हवाला दिया, मुंबई में संजय रावत के ख़िलाफ़ जैसे कार्रवाइयाँ हुई थी, नवाब मलिक के ख़िलाफ़ जैसे कार्रवाइयाँ हुई हैं, अब दिल्ली का उन्होंने हवाला दिया। दिल्ली में सत्येंद्र जैन वज़ीर शायद दिल्ली के, उनके ख़िलाफ़ कैसी कार्रवाइयाँ हुई थी। और फिर दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ कैसी कार्रवाइयाँ हुई थी। सत्येंद्र जेल में बंद है, संजय रावत जेल में बंद होकर जो है ज़मानत पे बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं। नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के वज़ीर थे वो भी जेल में बंद हैं। तो ईडी का इस्तेमाल करके जिस तरीके से लोगों को जेलों में बंद किया गया है, उसका जो है राहुल गांधी ने, आपने कहा गंदी सियासत, तो राहुल गांधी ने भी यही कहा कि एक सियासत को जो है गंदा करने का काम कर रही है बीजेपी। उन्होंने कहा कि आईनी इदारों का नाजायज़ इस्तेमाल करके जमहूरियत के लिए ख़तरा बनती जा रही है बीजेपी। तो यही हम देख रहे हैं कि आप पहले डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, आप पहले ख़रीदने की कोशिश करते हैं, लालच देते हैं। जब लोग लालच में नहीं आते तो फिर डराने धमकाने के दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन से तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं? वो तरीके जो लोगों को घेरने के लिए, अब जैसे कि कहा गया कि आईनी इदारों को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यकीनन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर गुज़िश्ता 3-4 दिनों से ईडी के धावे हो रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक वज़ीर के घर पे जो है जबरन धावा किया गया था, घर तोड़ा गया था, जबकि वो यहाँ नहीं थे, वो दुबई में थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में घर का ताला खोला गया था, चेकिंग की गई थी। फिर हम देख रहे हैं कि अभी जो है एक और रियासती वज़ीर के घर पे किस तरीके से जो है कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई हैं और कैसे उनके दामाद के जो है घर से 4 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है और कैसे हालात बनाए जा रहे हैं। के कविता का भी जो है आज बड़ा सख्त बयान आया है। ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इन कार्रवाइयों के रद्द अमल में के कविता ने कहा कि ये जो है राम राम जपती है बीजेपी और जो है पराए कायदीन को ख़रीदने की कोशिश करती है। जब पराए कायदीन जो है नहीं बिकते हैं तो फिर उनको जो है डराया धमकाया जाता है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो ये रिश्वत का एक अजीब-व-गरीब जो है मामला सामने आ रहा है, ये गंदी सियासत का एक अजीब-व-गरीब पहलू सामने आ रहा है। ऐसे तो कभी भी इस मुल्क में हालात नहीं थे। लोग तो कहते हैं कि हमने इमरजेंसी में ऐसे हालात नहीं देखे जो हालात आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रियासत तेलंगाना की सियासत का ताल्लुक है, आप देखा कि किस तरह यानी टीआरएस अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक रुकन असेंबली की कीमत आप अगर 100 करोड़ रुपए लगाते हैं तो आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या ये आपके बाप की जागीर है जो इस तरह के पैसे
पैसों के जरिए अरकान असेंबली को खरीदा जा रहा है या खरीदने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल बहुत ज्यादा अहम है और सारा हिंदुस्तान आज ये सवाल पूछने लगा है कि आखिर ये पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बीजेपी कायदीन के जो बैकग्राउंड का आप यानी जायजा लेंगे, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो या कोई और, उनकी जो दौलत थी उसका अंदाजा आपको होगा कि उनका खानदानी पस मंजर क्या रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें कि आज जो है 100 करोड़ रुपए, जैसा कि टीआरएस ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी 100 करोड़ रुपए फी कस यानी फी अरकान असेंबली के लिए यानी रुकने असेंबली के लिए मुकर्रर कर रखी है, कीमत मुकर्रर कर रखी है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पैसे आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं। और दूसरी अहम बात, ये जमहूरियत में इस तरह अगर आप अरकान असेंबली को खरीदेंगे तो फिर जमहूरियत बाकी कहां रहेगी और सियासी जो इक़दार है वो कहां बाकी रहेंगे, ये भी एक सवाल पैदा होता है। याद रखिए, अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों की फरोख्त का, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये तमाम के तमाम अवामी नुमाइंदों की फरोख्त जानवरों की तरह होने लगी होगी। उसी तरह जिस तरह आप किसी कमेले में जाएंगे, किसी स्लॉटर हाउस में जाएंगे तो वहां पर जानवरों की फरोख्त होती है, अगर किसी चौक में जाएंगे वहां पर मुर्गियों की जो फरोख्त होती है, बिल्लियों की और पालतू जानवरों की जो इस तरह फरोख्त होती है, उसी तरह की फरोख्त होगी अगर ऐसा कंट्रोल नहीं किया जाएगा इस तरह के रुझान को। ये जमहूरियत के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अक्सर आवाम यही बातें कहते हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी पर अब तनकीदें होने लगी हैं और लोग ये समझने लगे हैं कि बीजेपी जो कुछ कर रही है अच्छा नहीं कर रही है, चाहे वो गुजरात के इंतखाबात हो या उत्तर प्रदेश में आजम खान के साथ नाइंसाफी की बात हो या फिर यहां ब्लैकमेलिंग का हरबे इस्तेमाल करने की बात हो। मिसाल के तौर पर टीआरएस ने, केसीआर ने और केटीआर से लेकर कविता ने वाज़े तौर पर, यहां तक कि हरीश राव ने भी वाज़े तौर पर कहा है कि बीजेपी ताकत के बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर और मरकजी एजेंसियों के बलबूते पर टीआरएस अरकान असेंबली को डराने और उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। अगर न कोई लुभाने यानी लालच में आने से गुरेज करता है या लालच में नहीं आता है तो फिर उसे मरकजी एजेंसियों के साथ डराया जाता है। मिसाल के तौर पर आप देख लेंगे कि अब जब इंतखाबात होंगे तेलंगाना में, तो अब मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फिर आप देखेंगे कि बीजेपी में कई ऐसे टीआरएस वुज़रा भी शामिल हो जाएंगे जो मजबूर और बेबस हैं ईडी से और इनकम टैक्स दावों से। यानी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के एक लीडर ने वाज़े तौर पर कहा कि मैं अब सुकून से सो रहा हूं और यह फायदा है बीजेपी में शामिल होने का कि हम सुकून से सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, नींद ले सकते हैं और क़ाबे गफलत में पड़ सकते हैं, क्योंकि एक मरतबा आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, कोई आपके घर पर धावा नहीं करेगा, कोई आपके दफ्तर पर छापा नहीं मारेगा और ना आपके खिलाफ कोई तहकीकात होगी। तो आखिर क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? ये बिल्कुल देखिए, यकीनन आपने कहा कि बीजेपी में जाओ तो हम जो है आज़ाद हो जाएंगे, हमारा करप्शन चलता रहेगा, पाक साफ हो जाएंगे, पाक साफ हो जाएंगे और खौफ भी नहीं रहेगा। देखिए, मोदी का एक नारा मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये नारा उन्होंने इसलिए दिया था कि उन्होंने कहा था कि हम इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे, इस मुल्क को करप्शन से पाक बनाएंगे। क्योंकि हर ज़माने में कहा गया है, हर ज़माने में हिंदुस्तान की तारीख में आप देखिए कि हर ज़माने में कहा गया है कि ये मुल्क आज भी अगर तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता नहीं है, इतना बड़ा मुल्क, इतने ज़रख़ेज़ जो है ज़मीन, इतने वसाइल, इतनी नदियाँ, इतने दरिया, इतने जंगल होने के बावजूद, इतना बड़ा रकबे में जो है ये मुल्क ज़रख़ेज़ मुल्क होने के बावजूद ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह ये बताई गई थी कि यहाँ करप्शन जो है पूरा ज़मीन की जड़ों तक फैला हुआ है। तो हर ज़माने में कहा गया है, राजीव गांधी ने भी किसी ज़माने में कहा था, आपको याद होगा, कि हम 1 रुपया खर्च करते हैं किसी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए हम 1 रुपया सरकारी ख़जाने से जारी करते हैं तो 10 पैसे वहाँ पे लगते हैं। मतलब है कि 90 पैसे पूरे के पूरे ये जो ठेकेदार हैं या ये जो करप्ट जो एक चेन है करप्ट लोगों की, उनकी जेबों में जाते हैं। तो आज से 25 साल पहले भी ये कहा गया था, आज भी यही सूरत हाल है। मोदी ने ये कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उन्होंने कहा था कि हम जब करप्शन से पाक करेंगे इस मुल्क को तो ये तरक्की की बुलंदियों पे जाएगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? सबसे बड़ा सवाल ये है कि नतीजा ये निकल रहा है कि आज ये मुल्क पस्ती की बदतरीन गहराइयों में पहुंच चुका है। जिसने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा दिया था, उसकी सरकार जो है
करप्ट लोगों को जो है बचाने का काम कर रही है जी जी और जो है अपने दुश्मनों को या अपने जो है मुखालिफिन को टारगेट करती है। ईडी, देखिए ईडी का काम क्या है? जी ईडी का काम क्या है कि लोगों से इनकम टैक्स की सही सही जो वैल्यू के मुताबिक जो रकम है वो वसूल करे, उसका काम है। अब उसको एक के पीछे लगाया जाएगा या दो के पीछे लगाया जाएगा या फिर कुछ वज़रा के पीछे लगाया जाएगा तो सारी की सारा शहर चौकस हो जाता है। तो एक मानो में आप एक दो को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को जो है आप करप्ट लोगों को, बाकी लोगों को जो है होशियार कर रहे हैं। तो ये भी जो है एक मामला सामने आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक जानिब तो बेचने का काम हो रहा है, एक जानिब तो आप बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन ज़मीन पे कोई काम नहीं होता। अभी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जहाँ जहाँ भी जो है बीजेपी की क़यादत वाली या सरकार वाली रियासतों में काम हुए हैं, वहाँ से शिकायतें आ रही हैं, ख़ास तौर पे यूपी से, कि काम मुनासिब ढंग से नहीं हुआ है, करप्शन बहुत हो गया है, जिसकी वजह से सड़कें नहीं बनी हैं। सड़कें बन जाती हैं तो एक दो दिन में टूट जाती हैं, जी जी पुल बनते हैं तो सबसे बड़ी मिसाल गुजरात के जी हाँ, जो है मोरबी मोरबी की है, जहाँ पुल का ठेका दिया गया, कई करोड़ रुपए खर्च करके पुल बनाया गया। पुल का इफ्तिताह होता है 25 तारीख को और 31 तारीख को पुल जो है गिर जाता है और 500 लोगों की जानें चली जाती हैं। तो इतने बदतरीन करप्शन में डाल दिया गया है इस मुल्क को। उसके बावजूद अगर आप सिर्फ खोखले नारों की बुनियाद पे आप जो है इस मुल्क में इक़्तिदार पे बरकरार रहना चाहते हैं, या ताकत की बुनियाद पे या ज़र की बुनियाद पे या दौलत की बुनियाद पे आप लोगों को ख़रीदना चाहते हैं, तो ये कुछ दिनों तक तो मुमकिन है, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। बहरहाल नाज़रीन, ऐसा लगता है कि जिस तरह मोरबी जो ब्रिज केबल ब्रिज गिरकर तबाह हो गया और उसमें तकरीबन 135 या 140 लोग अपनी ज़िंदगी से महरूम हुए थे और उसमें 52 या 55 बच्चे शामिल थे मायलूकीन में। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब गुजरात के जो हालात हैं, जो इंतखाबी मुहिम चल रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की हुकूमत भी उसी मोरबी ब्रिज की तरह गिर जाएगी इन इंतखाबात में। लेकिन अब देखना है कि आने वाला वक्त क्या फैसला देता है और तकदीर में क्या लिखा है मोदी के और बीजेपी के, ये आने वाला वक्त ही बताएगा और अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे तेलंगाना में और ब्लैकमेलिंग की और डराने धमकाने की। तो आपको बता दूं कि अब तेलंगाना की जो काबीना है उसका एक हंगामी इजलास हुआ था। आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर यानी टीआरएस का बहुत हंगामी इजलास हुआ, उसके कायदीन का इजलास हुआ और उसमें फैसला किया गया कि मरकजी हुकूमत जिस तरह की कार्रवाइयां कर रही है, उन कार्रवाइयों के खिलाफ एक खुसूसी हिकमत अमली तैयार की जाएगी। और अब तो आप देखेंगे कि एक लतीफ़ा यानी जोक बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है और एक क्लास है और क्लास में टीचर अपने बच्चों से पूछता है कि ईडी और इनकम टैक्स का क्या काम है, और तब बच्चे हाथ उठाए जवाब देते हैं कि हम आपको जवाब देंगे। उस्ताद ये समझता है कि ईडी और इनकम टैक्स का काम के बारे में बच्चे ये बताएंगे कि ईडी और इनकम टैक्स जिम्मेदाराना कार्रवाई करते हुए उन बदगुमान लोगों को गिरफ्तार करती है, उन बदगुमान लोगों को बेनकाब करती है जो रुश्वत सतानी करते हुए या फिर मुलविस रहते हुए उसमें या फिर बदगुमानी के जरिए दौलत कमाते हैं। टीचर ये उम्मीद करता है, लेकिन बच्चों का जवाब ये होता है कि हुकूमत के इशारों पर नाचती है। तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह इमेज खराब हो रहा है मरकजी एजेंसियों का, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो या कोई और तंजीमें हो। कम से कम 10 तंजीमों ऑर्गेनाइजेशंस को के नाम लेकर शरद पवार ने कहा कि ये मरकज के इशारों पर नाच रही है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि स्कूल के तलबा भी यही कर रहे हैं कि मरकजी एजेंसियां मरकज के इशारों पर नाच रही है और एनसीपी के 80 साल लीडर भी ये कहते हैं कि मरकजी एजेंसियां मरकज के इशारों पर नाच रही है। तो ये मैं समझता हूं कि बच्चों ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल दुरुस्त था। अगर वो कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में जाते तो यकीनन करोड़पति तो जरूर हो जाते। जी बिल्कुल यकीनन, जी बिल्कुल यकीनन। देखिए इस तरीके के हालात हैं, यकीनन जिस तरह की पेचीदगी या जिस तरह की बेचैनी या जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं, करप्शन की इंतहा तो हुकूमत में नज़र आ रही है। आपको याद होगा जब कोरोना का जो है मामला आया था जी इस मुल्क में, तो उस मामले के दौरान में बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम पटरी वालों के लिए 1 लाख करोड़ रुपया मख्तस करते हैं। फिर जो है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो है एक बाज़ाब्ता एक मुहिम शुरू की गई थी कि कोरोना से मुतासरीन के लिए चंदे की मुहिम शुरू की गई थी, डोनेशंस की। फिर हम देखते हैं कि फिर आरबीआई से भी 1 लाख करोड़ रुपए लिए गए थे कि कोरोना के बाद के हालात को मैनेज करने के लिए।
लेकिन वो 1 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो अब क्या है, अब सवाल यहाँ देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज जो है बाज़ाब्ता सख्त अल्फाज में बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी की ये जो सरकार है, ये सरकार क्या कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जब भी जहाँ भी, चाहे वो इलेक्शन का मामला हो, चाहे जो है अरकान की ख़रीद व फ़रोख्त का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, करोड़ों रुपया ये खर्च कर जाते हैं। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये ना कोई सवाल कर रहा है और ना ही ये इस तरह के सवालों का जवाब देना पसंद करते हैं। ये सबसे बड़ा मामला है। बिल्कुल सही कहा नाज़रीन। एक और खबर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक आज़म खान से है। और आज़म खान के बारे में आपको बता दूं कि आज़म खान के खिलाफ बीजेपी हुकूमत, चाहे वो मरकज़ की हो या रियासती हुकूमतें हों, वो उन्होंने 101 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए हैं। और ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर कोई मुजरिम है वो आज़म खान है। हालांकि बात कुछ और है, हकीकत कुछ और है। और कहा यह जा रहा है, और आज़म खान ने यही कहा है कि उन्हें इंतखाबी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि रुकने पार्लियामेंट रहे आजम खान को, उनकी रुकनियत मुअत्तल की गई थी। उसके बाद आपने देखा कि पार्लियामेंट की रुकनियत से उन्होंने इस्तीफा दिया और रामपुर से बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। अब उनकी जो असेंबली की रुकनियत है उसे भी ना सिर्फ पहले मुअत्तल किया गया, फिर उसके बाद उन्हें बरतरफ भी कर दिया गया, उनकी रुकनियत खत्म कर दी गई, यहाँ तक कि अब वो वोट डालने के हक से भी महरूम कर दिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आजम खान के साथ इस तरह का जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, इस तरह का जो सलूक किया जा रहा है, क्या अब उन्हें फांसी देकर बीजेपी सुकून लेगी? ये एक अहम सवाल है। और दूसरी बात यह है कि रामपुर में अब ऐसा इंतखाब होने वाला है जिसमें आजम खान के खिलाफ शिकायत करने वाले बीजेपी लीडर को वहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और उनके जो मुकाबिला है आजम खान के करीबी आदमी मोहम्मद आसिम राजा ठहरे हुए हैं समाजवादी पार्टी से। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि नवाब काजिम अली खान जो आजम खान के कट्टर हरीफ है, और फसाहत अली खान जो हैं, जो आजम खान के बहुत करीबी हुआ करते थे, वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। फसाहत अली खान और नवाब काजिम अली खान भी बीजेपी की भरपूर मदद कर रहे हैं आजम खान के खिलाफ। तो अब देखें कि इस खानदान को जिस अंदाज में सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन हम आजम खान को सलाम करते हैं कि वो इन तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ एक मजबूत चट्टान की तरह डटे हुए हैं। और हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कि इस तरह का लीडर सिर्फ एक वाहिद लीडर होगा, आजम खान। और आजम खान के सामने चाहे कुछ हो जाए, आजम खान सर झुकाने वाले नहीं है, बल्कि वो अपने रब के आगे सर झुकाने वाले हैं। ये बिल्कुल देखिए, आजम खान जो है बहुत दिनों तक जो जेल में भी रहे, आपको याद होगा जेल में उन्हें कोरोना भी हो गया था और उन्होंने ये भी शिकायत की थी कि मुझे जो है कत्ल करने की भी कोशिश की जा रही है। हो सकता है जेल में हलाक किया जाए, हो सकता है मुझे अस्पताल ले जाके जो है ख़त्म किया जाए, मेरे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि चाहे लाख साजिशें कर लो, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। यकीनन वो अपनी ज़बान पे कायम थे। उनकी ज़मानत हुई, लेकिन फिर उन्हें मुख्तलिफ़ केसों में जो है मुलविस कर दिया गया। और उनकी जो रामपुर की सीट जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, असम्बली इंतखाबात में, हालिया इंतखाबात में जेल से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और फिर उन्हें ज़बरदस्त कामयाबी रामपुर से मिली थी। तो फिर बाद में योगी सरकार ने बीजेपी की उनको एक नए केसों में मुलविस करके न सिर्फ उनको जो है उनकी जो असम्बली की रुकनियत थी उसको ख़त्म कर दिया गया, उनको नाअहल करार दे दिया गया, बल्कि हद तो ये कर दी गई कि उनको वोट के हक़ से भी महरूम कर दिया गया। तो देखिए मिसालें हैं, लोग कह रहे हैं कि ख़ुद जिस अदालत ने जो फ़ैसला किया है उस अदालत के हवाले से भी इनका एक कहना था, आज़म खान का या आज़म खान के हामियों का एक कहना था कि ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, किसी भी केस में किसी के ख़िलाफ़ ना तो अहलियत ख़त्म की गई और ना ही जो है वोट देने का हक़ ख़त्म किया गया। यहाँ तो जुल्म की इंतहा कर दी गई। और इंतहाई उजलत में रामपुर की सीट के लिए जो है इलेक्शन भी हो रहा है। लोगों ने कहा कि उनकी अहलियत ख़त्म की गई और अहलियत ख़त्म होने के चंद दिनों में ही इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, इतनी उजलत बढ़ती गई। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ा मसला यही है कि अपने हरीफों को या मुखालिफिन को ख़त्म करने के लिए किस तरीके से आईनी इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी ये खुली मिसालें हैं। चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, इन मिसालों को देखते हैं तो इससे सीधा सीधा बीजेपी का इमेज ख़राब हो रहा है। आवाम समझ रही है, आज नहीं कल समझेंगे लोग।
लोग तो समझेंगे लोगों ने 10 साल दे दिए बीजेपी को। बीजेपी ने क्या दिया इन 10 सालों में? जो 50 रुपये लीटर पेट्रोल था उसको 110 रुपये कर दिया गया, जो गैस 300 रुपये में मिलती थी वो 1000 रुपये कर दी गई। बीजेपी ने इस बदले में लोगों को ये दिया है। मैं समझता हूँ बीजेपी से ज्यादा खतरनाक आजम खान के लिए अखिलेश यादव है। अगर जी। अखिलेश यादव सही होते, उनकी हिम्मत का हौसला अफजाई करते, उनकी हिम्मत बढ़ाते और उनके हक के लिए लड़ते तो आज आजम खान की यह हालत नहीं होती। तो बहरहाल बीजेपी हो या अखिलेश यादव हो, मैं समझता हूँ कि आजम खान के लिए नुकसानदाह है और आजम खान को यह हकीकत समझनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ और इन्हीं तबसरों के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।